हेलो बच्चों, मैं वसंत कुमार गुप्ता। देखिए, जो नया चैप्टर आपको शुरू कर रहे थे, द्रव का तापीय गुण, उसी के आगे की चर्चा करते हैं। रेखीय प्रसार बता दिया था, रेखीय प्रसार गुणांक होता है। अब इसके बाद आते हैं दूसरा प्रसार। हमने कहा था कि कोषों में 3 प्रकार के प्रसार होते हैं। पहला प्रसार आपका रेखीय प्रसार, दूसरा आपका क्षेत्रीय प्रसार। तो क्षेत्रीय प्रसार के बारे में चर्चा करें। क्षेत्रीय प्रसार के बारे में चर्चा करें। क्षेत्रीय प्रसार मीन क्या होता है? जिसे जब किसी पटल को, किसी पदार्थ के पटल को, किसी वस्तु के पटल को, पटल मतलब होगा जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो पर मोटाई ना हो, मोटाई बहुत कम हो, मोटाई जो हो लंबाई और चौड़ाई की तुलना में बहुत कम हो। जैसे आपका कागज का पेज है, वह कापी का जो पेज है वो आपका पटल का है। तो किसी धात्विक पटल को, यहाँ ठोसों के बारे में बात हो रही है, तो जब किसी धात्विक पटल को जो आप गर्म करते हैं, मान लीजिए एक धात्विक पटल है, ठीक है, इसका किसी ताप पर प्रारंभिक क्षेत्रफल होता है। प्रारंभिक क्षेत्रफल किसी ताप पर कैपिटल है। आपने इसके ताप में वृद्धि किया तो इसकी लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, अर्थात इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो मान लीजिए इसके ताप में हम डेल्टा T डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं, तो अंतिम क्षेत्रफल जो हो जाता है बढ़ के A प्लस डेल्टा A, यानी इतनी वृद्धि होगी। पहले ये था, इतना और बढ़ गया, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी? क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी? डेल्टा। कैसे निकालेंगे? अंतिम क्षेत्रफल में से प्रारंभिक क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या आएगा? क्षेत्रफल में वृद्धि। तो प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है कि क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि जो है डेल्टा E, वो उस पटल के प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपाती है। क्षेत्रफल में कहने मतलब क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि होती है वो निम्न 2 बातों पर निर्भर करती है। पहली, क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपाती होती है। दूसरी होती है कि क्षेत्रफल में जो होने वाली वृद्धि होती है वो ताप वृद्धि के भी अनुपाती है। यानी ताप बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल अधिक बढ़ेगा। दोनों नियम को मिला देंगे तो डेल्टा A समानुपाती हो जाएगा A इंटू डेल्टा T। समानुपात को हटाते हैं तो एक नियतांक रखते हैं, यहाँ बराबर का निशान बनाइए, प्रोपोर्शनल जब रखता है तो एक नियतांक रखा जाएगा। तो यहाँ नियतांक जो रखा जाएगा वो बीटा रखा जाएगा A इंटू डेल्टा, जहाँ बीटा एक नियतांक है जिसे उस वस्तु के पदार्थ का, जिसे उस पटल के पदार्थ क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। या बीटा बराबर आपका हो जाएगा डेल्टा A बटे A इंटू डेल्टा। ये फार्मूला है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक निकालने का। यानी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल बटे ताप। अब इसका अगर मात्रक देखा जाए तो ऊपर वाले का मात्रक मीटर स्क्वायर, प्रारंभिक क्षेत्रफल का ही मात्रक मीटर स्क्वायर, और ताप वृद्धि का मात्रक डिग्री सेल्सियस कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 बटे डिग्री सेल्सियस। इसको हम क्या कहते हैं? प्रति डिग्री सेल्सियस कहते हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का मात्रक भी क्या होता है? प्रति डिग्री सेल्सियस। रेखीय प्रसार गुणांक का ही मात्रक वही होता है और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का ही मात्रक होता है वो प्रति डिग्री सेल्सियस। अब इसकी परिभाषा नोट्स भेजा होगा, नोट्स को लिखिएगा। अब आता है इसकी परिभाषा। तो देखना, डेल्टा ने बताया बीटा बराबर क्या होता है? डेल्टा A अपॉन A इंटू डेल्टा। तो A बराबर अगर 1 कह दिया जाए तथा डेल्टा T बराबर 1 डिग्री सेल्सियस कह दिया जाए तो बीटा बराबर डेल्टा ये रख देंगे इसका, तो 1 गुणे 1 तो कितना आ जाएगा? बीटा बराबर डेल्टा। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा? एकांक क्षेत्रफल के किसी धात्विक पटल या एकांक क्षेत्रफल के किसी पटल के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने का क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि को उस पटल के पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल के किसी पटल के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर उस पटल के ताप में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। इसका मात्रक क्या होता है? प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? ये तो था क्षेत्रीय प्रसार।
उसी तरीके से आयतन प्रसार होता है। जब किसी हम ठोस को गर्म करते हैं, ठोस मतलब इसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और मोटाई या ऊंचाई हो, तो जब उसको गर्म करेंगे तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी, अर्थात उसका आयतन बढ़ेगा। तो जब किसी पदार्थ को हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों में वृद्धि होती है। तो ऐसे प्रसार कहते हैं आयतन प्रसार। इसकी भी देखिए वही तरीका इसमें भी लगाएंगे। मान लीजिए किसी ताप पर किसी वस्तु के पदार्थ का प्रारंभिक आयतन भी है, उस वस्तु के ताप में डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर देने पर इसके आयतन में वृद्धि कितनी हो जाती है, V प्लस डेल्टा टी। उसका आयतन बढ़ के कितना हो जाता है, V प्लस डेल्टा टी। इसका मतलब आयतन कितना बढ़ा, डेल्टा टी बढ़ा। तो प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि आयतन में होने वाली वृद्धि उसके प्रारंभिक आयतन के अनुपाती होती है और आयतन में होने वाली वृद्धि जो होती है ताप वृद्धि के भी अनुपाती होती है। दोनों नियम को मिला देंगे तो डेल्टा टी समानुपाती V टू डेल्टा। समानुपात को हटाएंगे, नियतांक रखते हैं, यहाँ नियतांक रखते हैं गामा इंटू V इंटू डेल्टा। जहाँ गामा एक नियतांक है जिसे उस वस्तु के पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन प्रसार गुणांक। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, गामा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन V इंटू डेल्टा। यानी आयतन प्रसार गुणांक की परिभाषा हो जाएगी, कुछ इसका हो जाएगा आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे ताप। इसका ही मात्रक निकालेंगे तो कितना आएगा, प्रति डिग्री सेल्सियस। इसका ही मात्रक क्या आएगा, प्रति डिग्री सेल्सियस। इतना समझ में आप लोग को आ गया। अब इसकी परिभाषा अगर देंगे तो कैसे देंगे, इसकी परिभाषा भी वही तरीका है। V बराबर अगर 1 कर दिया जाए, डेल्टा T बराबर 1 डिग्री सेल्सियस रख दिया जाए, तो गामा बराबर क्या होता है, डेल्टा V बटे 1 गुणे 1। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा। एकांक आयतन की वस्तु के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दें तो आयतन में होने वाली वृद्धि को वस्तु के पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। एकांक आयतन के वस्तु के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दें तो उस वस्तु के पदार्थ में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, उसके आयतन में होने वाली वृद्धि को उस वस्तु के पदार्थ का आयतन प्रसार। तो तीनों प्रकार का जो प्रसार गुणांक है, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक, ये वस्तु का गुण नहीं होता है, वस्तु के पदार्थ का गुण होता है। इसका मान एक ही प्रकार के पदार्थों के लिए नियत होता है, परंतु भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। ये विशेष ध्यान रखिए। जो गुणांक हमने तीनों गुणांक बताए हैं वो वस्तु का गुण नहीं है, वस्तु किस पदार्थ का बना उसका गुण। अब इसके बाद आते हैं, कुछ चर्चा करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने रेखीय प्रसार गुणांक की परिभाषा बताई है, अल्फा बराबर डेल्टा L अपॉन L इंटू डेल्टा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अगर हम लंबाई 1 कर दें, डेल्टा T 1 डिग्री सेल्सियस कर दें तो अल्फा का मान कितना होगा, डेल्टा। यानी डेल्टा लंबाई भी कितनी होगी, यानी कहने का मतलब अगर लंबाई एकांक हो और ताप में वृद्धि 1 डिग्री सेल्सियस करें तो उसकी लंबाई में वृद्धि जो होती है वो अल्फा के बाद। इसी सिद्धांत का कुछ उपयोग करेंगे हम, तो आता है अल्फा तथा बीटा में संबंध। अल्फा तथा बीटा में संबंध यानी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध है। तो कैसे इस संबंध को स्थापित करते हैं, ये शायद आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, पर यहाँ है इसलिए हम इसको बता रहे हैं। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध क्या है। मान लीजिए एक धातु का वर्गाकार पटल है, किसी धातु का एक वर्गाकार जिसकी प्रत्येक भुजा 1 मीटर है। वर्गाकार वर्ग की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल पटल का क्या हो जाएगा, पटल का प्रारंभिक क्षेत्र किसी ताप पर धातु के वर्गाकार पटल की प्रत्येक भुजा कितनी है, 1 मीटर है। तो पटल का प्रारंभिक क्षेत्रफल कैपिटल A कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल जानते होंगे, भुजा का स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का मात्रक पड़ेगा वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर।
मान लीजिए पटल के ताप में हमने 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी, माना पटल के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करेंगे, तो 1 डिग्री सेल्सियस की जब वृद्धि करेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ेगी। ये लंबाई है, लंबाई के कई नाम होते हैं, लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई, ये सब उसी के नाम हैं। तो इसकी लंबाई बढ़ेगी, तो कितनी बढ़ेगी? अभी मैंने बताया है कि अगर किसी वस्तु किसी छड़ की लंबाई या किसी लंबाई का एकांक और उसके ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी तो लंबाई में होने वाली वृद्धि कितनी होगी? अल्फा। यानी इसकी लंबाई बढ़ के कितना हो जाएगी? इस पटल की लंबाई बढ़ के कितना हो जाएगी? अल्फा बढ़ जाएगी। यानी अब कितना हो जाएगा? वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी? ये भी अल्फा बढ़ेगा, इसमें भी अल्फा की वृद्धि हो जाएगी। यानी ये भी यहाँ पर कितना हो जाएगा? वर्ग है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो अब एकांक लंबाई तो इसकी भी लंबाई में भी अल्फा की वृद्धि। तो अब पटल की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 1 + अल्फा। ठीक है, जहां अल्फा क्या होता है? रेखीय प्रसार गुणांक है। तो पटल का अंतिम क्षेत्रफल निकालेंगे। पटल का अंतिम क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको A1 ये हो गया, इसको A1। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर। इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 1 + अल्फा स्क्वायर, A + B का होल स्क्वायर लगाएंगे प्लस। क्योंकि अल्फा बहुत छोटी राशि होती है, देखिए रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है वो बहुत छोटा टर्म होता है, बहुत छोटी राशि होती है। तो अल्फा स्क्वायर करेंगे तो और छोटा होगा। जैसे मान लीजिए अल्फा की वैल्यू जो है 0.0001, तो अल्फा स्क्वायर करेंगे तो 0.000000 1 2 3 4 5 6 7 ये और छोटा होगा, क्योंकि अल्फा बहुत छोटी राशि है। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर और भी छोटा होगा, तो इसलिए इसको हम क्या मान सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। यानी अब क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी लिखी जाएगी? 1 + यहाँ लिखाया गया है, इसमें लिखा होगा क्योंकि अल्फा बहुत छोटी राशि है, इसलिए अल्फा स्क्वायर को हम नगण्य मान, बहुत छोटी होने राशि होने के कारण और भी अधिक छोटी राशि होने के कारण इससे क्या मान सकते हैं? नगण्य। ठीक है, तो पटल का अंतिम क्षेत्रफल आ गया, प्रारंभिक क्षेत्रफल आ गया। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी? क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा A। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी? अंतिम क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल। अंतिम क्षेत्रफल 1 + 2 अल्फा है -1, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 अल्फा। यानी क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी आ गई? 2 अल्फा। समझ में आ गया क्या? तो यदि पटल के पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा हो, यदि पटल के पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा हो तो बीटा की परिभाषा जो होती है डेल्टा A × डेल्टा। तो ये हो जाएगा बीटा बराबर डेल्टा A का मान 2 अल्फा है, प्रारंभिक क्षेत्रफल 1 है, ताप वृद्धि भी 1 डिग्री सेल्सियस किया था, तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा? 2 अल्फा। यानी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो होता है रेखीय प्रसार गुणांक का दुगुना होता है। अगर किसी पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक 5 हो तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक उसका 10 हो। 5 प्रति डिग्री सेल्सियस है तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक उसका दुगुना हो। ठीक है, तो ये परिभाषा है, ये जो संबंध है किसके बीच में? अल्फा और बीटा के बीच में संबंध। यानी बीटा बराबर क्या होता है? 2 अल्फा। इसी तरीके से आता है गामा व अल्फा में संबंध। गामा व अल्फा में संबंध यानी आयतन प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध है। तो इसका भी वही तरीका है, इसको एक बार देख लीजिएगा, न समझ में आएगा तो बताइएगा। और इसमें जब निकालते हैं तो गामा बराबर कितना आता है? यानी आयतन प्रसार गुणांक जो होता है रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना। इसको भी तरीका वही है, इसको आप देख लीजिएगा कैसे किया गया है, नोट्स मैंने भेज दिया है। अब दोनों में संबंध आप आइए, अब आता है अल्फा बीटा गामा में, अल्फा बीटा गामा। तो इसमें संबंध क्या होता है? अल्फा अनुपाते बीटा अनुपाते गामा होगा। अल्फा की वैल्यू अल्फा है, बीटा जानते हैं 2 अल्फा होता है, गामा आपका 3 अल्फा। अल्फा सब में है कट जाएगा, भाग दे दीजिए 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3। यानी अल्फा बीटा गामा में जो संबंध होता है अल्फा अनुपाते बीटा अनुपाते गामा बराबर सब जगह देखो, बीटा का मान 2 अल्फा लिखा, गामा का मान 3 अल्फा लिखा। अल्फा सब में देखिए कॉमन है तो इसको भाग दे दिया जाता है 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3।
यानी अल्फा बीटा गामा में संबंध कितना होता है 1:2:3। क्लियर हो गया? ये तो था क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध, यानी अल्फा बीटा गामा में संबंध। एक चीज आपने महत्वपूर्ण चीज है कि यदि एक रेखीय प्रसार गुणांक या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक वैसे तो धनात्मक राशि होती है, पर कभी कभी इसकी वैल्यू ऋणात्मक भी आती है। तो अगर किसी वस्तु के पदार्थ का जो ऊष्मीय प्रसार गुणांक है, मतलब क्षेत्रीय रेखीय आयतन प्रसार गुणांक अगर धनात्मक है, तो इसका मतलब ताप बढ़ने पर उसकी लंबाई या क्षेत्रफल या आयतन, अगर रेखीय प्रसार गुणांक धनात्मक है तो ताप बढ़ने पर उसकी लंबाई बढ़ेगी, और रेखीय प्रसार गुणांक ऋणात्मक है तो इसका मतलब होता है कि ताप बढ़ेगा तो लंबाई घटेगी। जैसे कार्बन में ऐसा होता है, कार्बन का रेखीय प्रसार गुणांक ऋणात्मक होता है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका रेखीय प्रसार गुणांक ऋणात्मक होता है, यानी ताप बढ़ने पर लंबाई घटती है। तो अगर गुणांक आपके ऋणात्मक है तो इसका मतलब ताप बढ़ने पर वो घटेगा। तो ये था ठोसों में प्रसार। ठोसों में 3 प्रकार के प्रसार बता दिए, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। अब इसी के बाद अब आता है द्रवों और गैसों में प्रसार। द्रव में तो द्रव में देखिए आप द्रव की परिभाषा पढ़े होंगे कि द्रव में पढ़े होंगे ठोस, द्रव, गैस पढ़े होंगे, इसकी परिभाषा भी आती है। तो द्रव का केवल आयतन नियत, आकार नियत नहीं होता है, वो जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का रूप धारण कर लेता है। तो द्रव में जो प्रसार होता है, द्रव में केवल एक प्रसार होता है। कौन सा प्रसार होता है? आयतन प्रसार। अब द्रवों का जो आयतन प्रसार होता है वो 2 तरीके से निकाला जाता है। द्रव में 2 प्रकार के प्रसार होते हैं। एक प्रसार कहते हैं आभासी प्रसार, और दूसरे प्रकार के प्रसार कहते हैं वास्तविक प्रसार। तो इसके बारे में हम आपको चर्चा कल करेंगे। आज आप इसको देख लीजिएगा, जो कुछ डाउट होगा उसको पूछिएगा, नोट्स आप बनाते रहेंगे। कुछ चैप्टर्स के नोट्स अगर आपको कभी कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिनके नोट्स आपको नहीं प्राप्त होंगे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज दीजिएगा, तो मैं उसका PDF फाइल आपको बना के भेज दूँगा। लेकिन नोट्स जब PDF फाइल जाती है तो वो थोड़ा सा MB ज़्यादा MB का होता है, 50 MB 40 MB का होता है, तो लोड करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और नोट्स लोड करेंगे तो 50 MB जब लोड होता है किसी मोबाइल में तो टाइम लेता है। और जो बच्चे देहात के होते हैं तो उनका थोड़ा सा टाइम, तो ऐसे लोग बच्चे जो देहात के हों या तो सुबह लोड कर लिया, सुबह नेट ठीक चलता है तो सुबह आप लोड कर लीजिए तो आएगा, ठीक है। तो और तुरंत नोट कर लीजिए, अगले दिन सुबह नोट कर लीजिए। इसलिए मैं इसको मिटाता नहीं हूँ ताकि आप लोग का तुरंत लोड हो जाए। अगर इसके बाद भी नहीं लोड हो रहा है तो दोबारा हम आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे, तो आप उसको लोड कर लीजिए। तो आगे की चर्चा कल होगी।